फैशन, ये वर्ड सुनते ही कितना रोमांच चलता है। पिछले कुछ वीडियोस में हम फैशन और डिज़ाइन के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे। डिज़ाइन क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, उसके क्या तत्व हैं, क्या सिद्धांत हैं। लेकिन एक डिज़ाइन बनाना फैशन का एंड नहीं है, बल्कि ये फैशन की शुरुआत है। तो अब आप मुझे बताइए कि अगला कदम क्या होगा? उस डिज़ाइन को बनाकर बाजार में बेचना। हर फैशन डिज़ाइनर का यही सपना होता है कि उसका डिज़ाइन कस्टमर एक्सेप्ट करे और वो हिट हो जाए, बिल्कुल फैशन में आ जाए और बिक पाए। तो यही हमारा आज का टॉपिक है। हाय एंड वेलकम एवरीबॉडी ऑन नॉलेज इज फन 2020, जहां आज हम करेंगे फैशन डिज़ाइन और व्यापार। तो हम इस लेसन में देखेंगे कि वस्त्र उद्योग में फैशन डिज़ाइन और व्यापार का क्या महत्व है, फैशन की मूल अवधारणाएं क्या क्या हैं, फैशन व्यापार में जानना है अगर हमें, तो हमें कौन कौन से ज्ञान और कौशल होना चाहिए, और इस उद्योग में अगर जीविका कमानी है, अपना करियर बनाना है, तो हमें किस शिक्षा की आवश्यकता होगी। तो इंटरेस्टिंग होगा ना लेसन। लेकिन किसी भी बारे में डिटेल्स में जाने से पहले हमें ये पता करना होता है ये इवॉल्व कैसे हुआ, इसका इतिहास क्या है, किस तरह से ये डेवलप हुआ। तो भारत जैसे देश में वस्त्र निर्माण जो है वो सदियों से रहा है। ये इंडस्ट्री जो है टेक्सटाइल्स की फल फूल रही थी। आप अगर भारत का मलमल याद करो, हमारी कशीदाकारी, पश्मीना, ये सब हमारा टेक्सटाइल्स जो है बहुत फेमस रहा है पूरी दुनिया में। तो ये बहुत पहले से चल रहा था। लेकिन परिधान और उससे जुड़े जो डिज़ाइन है, इनमें बाद में तेज़ी आई है और बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई। जब परिधान आने लगे तो फिर इसका व्यापार शुरू हुआ। और व्यापार कैसा शुरू हुआ? पहले ये जो शिल्प कलाएं थी हमारे यहाँ, उसका विनिमय व्यापार पद्धति से शुरुआत हुई। विनिमय व्यापार पद्धति ये आपने को में भी किया होगा कि अगर मेरे पास ये सामान है और दूसरे व्यक्ति के पास ये सामान है, तो मेरे को इसकी ज़रूरत है तो मैं इससे ये ले लूँगी और उसको ये दे देंगे। तो ये जो लेन देन है, एक्सचेंज सामान का, आप देखो यहाँ पर पैसा इन्वॉल्व नहीं है, इसे हम कहते हैं विनिमय व्यापार पद्धति। तो जो लोग परिधान बनाते थे वो इन शिल्पकारों से अपने सामान को देकर एक्सचेंज में अपनी ज़रूरत का सामान ले लेते थे। फिर 1920 एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ जब पहनने के लिए तैयार वस्त्र बाजार में मिलने लगे। इन्हें हम आज रेडीमेड के नाम से जानते हैं। और रेडीमेड क्यों है? क्योंकि आप बाज़ार में जाइए, बने बनाए मिल रहे हैं और आप उन्हें पहनकर तैयार हो सकते हैं। लेकिन 1920 से पहले आप इसे नहीं सोच सकते थे। तो फिर वस्त्र जब पहनने के लिए तैयार मिलने लगे तो जो उपलब्ध था वो बिकता था और जो बिकता था वो ही बाज़ार में आता था। तो डिज़ाइनर्स ऐसे सामान बनाने लगे जिसको जो पसंद आए और वो उसे तुरंत पहन सके। तो अब आप देखो कि ये जो हमारा फैशन व्यापार है ये बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, 100 साल हुए होंगे मुश्किल से। और एक नई विशेषज्ञता का अस्तित्व है इस बिजनेस में। और ये जो बिजनेस है ये रचनात्मक लालसा और भौतिक आवश्यकताएं दोनों को पूरा करता है। जो डिज़ाइनर है उसकी रचनात्मकता भी आती है और उसकी ज़रूरतें भी पूरी होती हैं। आज इस इंडस्ट्री ये इतनी तेज़ी से बढ़ी है कि इसका महत्व बहुत ज़्यादा हो गया है हम सब के लिए। तो इस फैशन व्यवसाय को समझने के लिए हम देखते हैं इसके 3 स्टेप्स कौन से हैं। सबसे पहला स्टेप है नियोजन या प्लानिंग। बिना प्लान के कोई भी स्कीम कभी सफल नहीं होती। दूसरा स्टेप है बाइंग या फिर क्रय। और जब हम खरीद लेंगे उसके बाद अगला ऑब्वियसली स्टेप आएगा सेलिंग या उसको बेचना। अब प्लानिंग जो है ये किसी भी स्टेप का सबसे पहला हिस्सा होता है, क्योंकि यहाँ हम काम नहीं करते, सिर्फ प्लान करते हैं। क्या प्लान करेंगे कि हमें क्या बनाना है, क्यों बनाना है, कब हमारे कोई भी स्टाइल जो है वो फैशन बन सकता है, और फैशन जब वो बन जाएगा तो हम उसमें क्या क्या बदलाव लाएंगे। उसके बाद वस्त्र निर्माण में कौन से कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी और कौन से रेशे। जैसे अभी गर्मियाँ चल रही हैं, सर्दियाँ आने वाली हैं, तो हमें कैसे वस्त्र और रेशे चाहिए जो थोड़े मोटे हों, गर्म हों, ऊनी हों। तो अब हम इस तरह का सामान खरीदेंगे। तो प्लानिंग में हमें यही प्लान करना है, कितना खरीदें, कौन सा खरीदें, ये सब हो गया प्लानिंग। प्लानिंग के बाद जब हमने बना लिया तो आएगा बाइंग। अब क्योंकि बाइंग है, सर्दियों का सामान बनाना है, तो हम उसके लिए कच्चा सामान खरीदेंगे। परिधान और सहायक सामग्री, परिधान के लिए जो कच्चा माल है वो भी, और जो सहायक सामग्री है वो भी। जैसे सहायक सामग्री लेसेस हो गई, बटन्स हो गए, एसेसरीज जिन्हें हम कहते हैं, लाइनिंग का सामान हो गया, ये सब होती है सहायक सामग्री।
इन सब को हम खरीदेंगे जिससे कि हमारा सामान वस्त्र जो है वो बन सके। तो वस्त्रों से संबंधित हम सभी प्रक्रम को इसमें सम्मिलित करते हैं और इसको खरीदने के बाद अब हमारा माल एक तरह से तैयार है। अब जब माल तैयार है तो हम उसे बेचेंगे और बेचने के लिए हमें ये तय करना होता है कि हम विशेष खुदरा विक्रय पे बेचेंगे, चेन स्टोर्स में बेचेंगे, मॉल में बेचेंगे, कहाँ पे बेचेंगे और उसकी समय सीमा क्या है। जैसे सर्दियों का सामान है, क्या वो गर्मियों में बिकेगा? नहीं बिक पाएगा। तो हमें वो सर्दियों में ही बेचना है, तो जब सीज़न शुरू होता है वो सामान हम थोड़ा महंगा बेचेंगे, फ़ायदा ज़्यादा लेंगे। लेकिन जैसे जैसे हमें लगेगा अब ये नहीं बिक रहा है, फिर सेल लगने लगती है, सामान सस्ता मिलने लगता है। ये सब प्लान हमें कब करना होता है? जब वो सामान बेचना है। चलिए एक और फैक्ट मैं आपको बताती हूँ जो आपको सरप्राइजिंग लगेगा कि जो जीन्स आप रोज़ पहन के घूमते हो वो 1950 से पहले महिलाएं पहनती ही नहीं थी। ऐसा नहीं है 1950 में ही जीन्स आई, जीन्स तो पहले आ गई, ये हम अभी इतिहास में ये भी पढ़ेंगे। लेकिन महिलाओं ने 1950 से पहले जीन्स कभी नहीं पहनी थी। अब आगे बढ़ने से पहले फैशन के कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, और अगर ये नहीं पता होगा तो हम आगे फैशन की जो ट्रेंड्स हैं कैसे आते हैं इनको नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले फैशन होता क्या है, फैशन के को ही जान लेते हैं। ये एक शैली है या शैलियाँ हैं, दोनों चीज़ें इसमें आएंगी, शैली या शैलियाँ, जो किसी एक कलावधि में सबसे अधिक प्रचलन में रहती है। जैसे अगर आज मैं पूछूं आपसे तो आप मुझे बताओ फैशन में क्या है? थोड़े लंबे कुर्ते चल रहे हैं, घेर वाले कुर्ते चल रहे हैं, ड्रेसेस हैं, जीन्स भी फिटिंग वाली हैं, अलग अलग तरह के फैशंस हैं। जीन्स लूज भी हो सकती है, टाइट भी हो सकती है। लेकिन जो शैली सबसे ज़्यादा इस समय पर चल रही होती है, जो अधिक प्रचलन में होती है, उसे हम कहते हैं फैशन। अगला हमारा आता है स्टाइल या फिर शैली। अब फैशन और शैली में क्या फ़र्क है? शैली है परिधान या सहायक सामग्री की विशेष दिखावट या विशिष्टता। अब फैशन में शैली आती भी है और चली भी जाती है, परंतु विशिष्ट शैलियाँ जो हैं वो सदैव बनी रहती हैं। अब इनका फ़र्क क्या है? चलिए अब ये समझो आप। शैली, जैसे आपको अगर याद होगा पहले ज़माने में ऐसे बेल बॉटम्स होते थे, ठीक है। अब ये एक शैली थी, और आज के टाइम्स में अगर हम देखें तो हमारी फिटेड ऐसे वाली जीन्स है। तो ये दोनों अलग अलग शैलियाँ हैं, लेकिन ये दोनों शैली में से फैशन में कौन सी है ये डिसाइड होगा कि अभी कौन सी शैली प्रचलित है। अगर ये वाली प्रचलित है तो ये फैशन में होगी, और अगर ये अब प्रचलित नहीं रही और लोग बेल बॉटम को पसंद करने के लगे तो ये फैशन में हो जाएगी। लेकिन शैली जो है वो हमेशा रहेगी। ये दोनों स्टाइल्स जो हैं ये कभी नहीं जाएंगी। उसके बाद अगला आता है अस्थाई फैशन या फिर फैड्स। ये जो अस्थाई फैशन या फैड्स हैं ये वो फैशन या फैड्स होते हैं जो बहुत ही कम समय के लिए आते हैं और एक ही बार आकर चले जाते हैं। इनके अंदर उतनी गहराई नहीं होती कि वो ग्राहक को लंबे समय तक आकर्षित कर सके, और क्योंकि वो लंबे समय तक आकर्षित नहीं कर पाते तो आके चले जाते हैं। जैसे कि हॉट पैंट्स हो गई, बैगी पैंटें हो गई, कई बीच में फैशन चला था बेमेल बटन, दोनों कॉलर अलग अलग कलर के, तो ये जो है ज़्यादा समय तक नहीं चलते और इन्हें हम कहते हैं फैड्स। और आखिरी आता है जो कि फैड्स का बिल्कुल उल्टा है, वो है चिरसम्मत या क्लासिक शैली या फिर स्टाइल्स। ये जो स्टाइल्स हैं ये कभी भी अप्रचलित नहीं होते, लंबे समय तक स्वीकृत डिज़ाइन रहते हैं, इनकी सादगी ही इनकी विशेषता है और ये आसानी से इनको पुराना नहीं होने देती। जैसे कि ब्लेज़र, आपके स्कूल के जो ब्लेजर्स हैं आप वो देखो, या फिर जो गरम ब्लेजर्स आते हैं कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होते। जो ब्लेज़र जैकेट्स आती हैं, पोलो शर्ट्स जो फिटेड हाई नेक की शर्ट्स हैं, क्लोज नेक, छोटी काली ड्रेस या लिटिल ब्लैक ड्रेस कहते हैं, अब तो ब्लैक गाउन्स भी हैं, या चैनल सूट जो कि 2 पीस सूट होते हैं। अब ये जैसे सूट्स हैं, या फिर अगर आप इंडिया में देखो तो जो आपकी मम्मी की पुरानी सिल्क की साड़ियाँ होंगी वो आप देखिए क्लासिक्स हैं, हमेशा चलती रहती हैं। वो 20 साल के बाद भी वो अगर निकाल के पहनेंगी तो वो नई सी लगेंगी। क्या आपको लगता है किसी का भी कोई सूट इतने दिन चलता है, या कोई ट्राउज़र आपने खरीदा इतने दिन चलता है? उनको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। लेकिन जो क्लासिक्स हैं ये कभी आउट ऑफ फैशन नहीं जाते, हमेशा थोड़े बहुत चलते हैं। अब हम देखते हैं कि ये फैशन आज की स्थिति में कैसे पहुंचा, इसका विकास कैसे हुआ। प्राचीन काल और मध्यकाल में क्या होता था कि शैलियाँ जो हैं एक साथ पूरी शताब्दी तक चलती रहती थी और उनमें कोई खास परिवर्तन नहीं होता था। जैसे इन पिक्चर्स में है, ज़्यादातर आप पुरानी कोई भी पिक्चर देखो, फोटोग्राफ्स देखो, इसी तरह की आपको स्टाइल मिलेगी। फिर हुआ नव जागरण काल या फिर रेनेसां। ये जो रेनेसां था ये फैशन में बड़ा इम्पॉर्टेंट था
और पश्चिमी जो देश थे उन्होंने अलग अलग संस्कृतियाँ देखी, उनके जो एम्बेसडर्स थे बहुत सारी कंट्रीज़ में गए, अलग अलग रीति रिवाज देखे और नए नए पोशाकों की खोज की। सिर्फ पोशाकों की नहीं, बहुत नए तरह के रेशे, जैसे चाइना का सिल्क था, ऐसे रेशों की खोज की। फैशन जो परिवर्तन था उसको बढ़ावा मिला और नए कपड़े और विचार आसानी से उपलब्ध होने लगे। और जब विचार और कपड़े आसानी से उपलब्ध होते हैं तो लोग नई वस्तुओं को ललायत होते हैं और नया सामान खरीदना चाहते हैं। नेक्स्ट क्या हुआ कि फ्रांस जो है एक फैशन का केंद्र बन के आया। 18th सेंचुरी के प्रारंभ में वहाँ पर फ्रांस में दो ही वर्गों के लोग होते थे, पहला था अमीर और दूसरा था गरीब। ऑब्वियसली जो फैशन है वो अमीरों के लिए ज़्यादा था। तो 18वीं सेंचुरी में जो सम्राट लुइस 14 थे, उनके जो कोर्ट के सदस्य थे और जो राजा थे, उन्होंने फैशन में अपनी रुचि दिखाई और उसको प्राथमिकता दी। और इस तरह से पेरिस जो है वो यूरोप की राजधानी और बस फैशन की राजधानी बन गया। शाही न्यायालय से समर्थन मिला और दूसरा रीज़न ये बहुत बड़ा था कि रेशम उद्योग का विकास फ्रांस में बहुत तेज़ी से हुआ। वो लोग रेशमी वस्त्र, रिबन और लेस जो हैं वो बनाने लगे और बेचने लगे। इस वजह से फैशन का केंद्र पेरिस बन गया। सभी कपड़े लेकिन उस समय पर क्या होता था कि हाथ से ही बनाए जाते थे और हाथ से जब बनते थे तो वो ग्राहक के अनुसार बनते थे। जैसे हम आज कहते हैं ना कस्टम मेड, तो ये कस्टम मेड कपड़े थे जो कि कस्टमर के बिल्कुल नाप से बनते थे। ऐसा नहीं आप बाजार गए, स्मॉल, मीडियम, एक्सेल मांग लिया। जैसे हम टेलर से आज सिलवाते हैं कुछ उसी तरह से, लेकिन मशीनें नहीं थी, वो हाथ से बनाते थे और इसे हम कहते थे कुट्यूर। इसका मतलब होता है परिधान निर्माण की कला। जो पुरुष थे उनको कहा जाता था कुट्यूरर और जो महिलाएं थी उन्हें कहते थे कुट्यूरे। तो ये हो गया फ्रांस किस तरह से फैशन का केंद्र बना। ये जो हम हॉट कुट्यूर आज करते हैं, ये किस तरह से वर्ड आया। और उसके बाद जो स्टेज आई वो थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। यहाँ से वस्त्र निर्माण को प्रौद्योगिक उन्नति हुई और जब मशीन्स आई तो बहुत ही कम समय में अधिक वस्त्रों का निर्माण होने लगा, आसानी से वस्त्र मिलने लगे। उसके बाद काटने वाला यंत्र आया, करघों का आविष्कार हुआ और इन सब चीज़ों ने अमेरिका के वस्त्र निर्माण उद्योग का भी विकास किया। तो फ्रांस तो था ही, अब अमेरिका भी आ गया और इन मशीन्स की वजह से काम बहुत आसान हो गया। जो चीज़ें सब हाथ से बनती थी उसमें बदलाव आया। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में अभी जो हमने पढ़ा था, सिर्फ हमारे पास दो वर्ग थे, अमीर और गरीब। अब यहाँ एक तीसरा वर्ग क्रिएट हुआ जो था मध्यम वर्ग। ये नौकरी पेशा लोग थे जो इन इंडस्ट्रीज़ में काम करते थे और इस वजह से ये बहुत बड़ा वर्ग बना और फिर इनके हिसाब से फैशन डिज़ाइन होने लगा। फिर 1790 में एक ब्रेक थ्रू आया जब सिलाई मशीन का आविष्कार हुआ। अब पहली बार ऐसा हुआ, हाथ से वस्त्रों की ज़रूरत नहीं थी, सिलाई मशीन आ गई और हस्तशिल्प को एकदम उद्योग में बदल दिया, इंडस्ट्री में बदल दिया। अब फैशन का लोकतंत्रीकरण हो गया। लोकतंत्रीकरण मतलब ये लोगों तक आसानी से पहुंचने लगा। पहले जो चीज़ सिर्फ हाई क्लास के लिए थी वो मध्यम वर्ग में भी आई और क्योंकि वस्त्र मशीन से जल्दी बनते थे तो ये लोअर क्लास भी पहन सकता था। अब 1959 में आइजैक सिंगर ने क्या किया, पैर से चलाने वाली मशीन को विकसित किया। इससे और भी आसानी हो गई कि क्योंकि हाथ मुक्त थे तो कपड़ा और भी जल्दी से बनता था, आसानी से बनता था और ज़्यादा तेज़ बनता था और इसलिए ये इसकी पहुंच बहुत सारे लोगों तक हो गई। स्पेशली युद्ध जब हुआ था, सिविल वॉर, और तब सैनिकों की वर्दी सिलने के लिए इसी तरह की मशीन्स का इस्तेमाल किया गया जिससे कि वो जल्दी बन सके। फिर मैंने आपको बताया था ना 1950 तक लेडीज़ ने जीन्स नहीं पहनी थी, लेकिन उसका आविष्कार 100 साल उससे पहले हो चुका था। लेकिन जब ये लॉन्च हुई थी तो ये कैसे हुई थी कि एक लड़का था, उसका नाम था लेवी स्ट्रॉस, और उसने टेंट और माल डिब्बों के जो कवर होते हैं उनका उपयोग करके एक ज़्यादा चलने वाली पैंटें बनाई और इन पैंट्स में उसने क्या किया, औजार रखने के लिए बड़ी बड़ी यहाँ पे जेबें लगा दी। ऐसे यहाँ पर पॉकेट्स थी और इन पॉकेट्स में वो अपने सारे औजार रख लेते थे और क्योंकि ये कपड़ा बहुत मोटा था तो ये फटता नहीं था। इसको बाद में डेनिम कहने लगे और ये मज़दूरों के लिए विशेष रूप से बनाई गई थी जिसे कि बाद में सभी लोगों ने पहनना और एक्सेप्ट करा इसे। और ये एक इकलौता ऐसा परिधान है जो पिछले 150 वर्षों से एक जैसा है। इसमें थोड़े थोड़े चेंजेस आ गए, एसिड वॉश है, इलास्टिक फ्लेक्सिबल हो गई, लेकिन जीन्स जो है वो डेनिम्स वैसे ही चलती रही।
फिर 1880 में एक और नया काम हुआ। अभी तक जो ड्रेसेस थी वो ऊपर से नीचे तक वन पीस होती थी, लेकिन अब महिलाओं ने स्कर्ट ब्लाउज पहनने शुरू करे जो कि मिक्स एंड मैच थे। अब कपड़े पहनने को तैयार कपड़े बाजार में मिलते थे और लंबाई और कमर को आसानी से नाप के हिसाब से ठीक किया जा सकता था, क्योंकि यहाँ पर जॉइंट है, कमर अगर ज़्यादा है तो कम कर सकते हैं, इस तरह से हम उसको चेंज कर सकते थे। और जो रोज़गार से जुड़ी महिलाएं थीं उन्होंने इन परिधानों को बहुत एक्सेप्ट किया, क्योंकि इसमें आपस में मिलाकर विविधता और एक ही 2-3 कपड़ों से आप अलग अलग कॉम्बाइन करके नए नए कपड़े और वैरायटी ला सकते थे। तो जो मिडिल क्लास था, जो वर्किंग क्लास था, उसको इसमें बहुत आराम मिला और उन्होंने इसे बहुत जल्दी एक्सेप्ट किया। फिर 19th सेंचुरी में जनता को जेब के अनुकूल फैशन मिलने लगा, ऐसे हाट लगने लगे, फेयर्स, मेले लगने लगे, बाज़ार लगने लगा, और यहाँ पर यात्री व्यापारी जो हैं वो बाज़ार में कपड़े लेकर आते थे और जो जिसे खरीदना होता था वो भी यहीं आते थे, दोनों मोल भाव करते थे और जो माल दोनों को समझ में आ जाता था वहीं पर खरीदारी हो जाती थी। विभिन्न प्रकार के कपड़ों की मांग बढ़ने लगी और खुदरा दुकानें बाज़ारों में आने लगी। तो इस तरह के मेलों में और डायरेक्ट कस्टमर से लोग मिलके सामान बेचने लगे। आजकल तो आपको पता ही है, अधिकतर संख्या में लोग जो हैं शहरों में बस गए हैं, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बड़ी बड़ी दुकानें आ गई हैं, चेन स्टोर्स आ गए हैं और वहाँ पर आप जाकर अपनी पसंद का रेडीमेड कपड़ा भी खरीद सकते हैं। अगर आप रेडीमेड नहीं खरीदना चाहते, आप वस्त्र भी खरीद सकते हैं और एक ही दुकान में आपको अपनी ज़रूरत के सारे सामान, एसेसरीज़, कपड़े, सब कुछ आपको वहीं पर मिल जाता है। तो ये था हमारा फैशन के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन। आगे फैशन डिज़ाइन कैसे बढ़ा, फैशन डिज़ाइन और फैशन साइकिल होता क्या है, किस तरह से हम फैशन को प्रिडिक्ट करते हैं, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो थम्स अप दो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स बताना मत भूलिएगा। नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना ताकि मेरे वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।